पंजाब दौरे पर मुख्यमंत्री नायब सैनी लहरागागा में सीएम नायब सैनी ने की जनसभा। किसानों के मुद्दे पर पंजाब सरकार को घेरा। बोले किसानों के लिए आप सरकार ने कोई काम नहीं किया। दिल्ली में हुआ भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 का आयोजन। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी समिट में हुए शामिल। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने की समिट की अध्यक्षता। हरियाणा पुलिस ने लॉन्च किया अभेद ऐप। पंचकुला में डीजीपी अजय सिंघल ने किया शुभारंभ। ऐप के जरिए एक्सटॉर्शन कॉल्स पर लगेगी लगाम। कुरुक्षेत्र में मीरी पीरी ट्रस्ट के रखरखाव को लेकर विवाद। ट्रस्ट के अधिकारियों और दादूवाल के बीच तीखी बहस। मारपीट की तस्वीरें भी आई सामने। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में शांत हुआ मामला। मीरी पीरी विवाद पर न्यूज 18 पर आमने सामने हुए दादूवाल और झिंडा। एक दूसरे पर लगाए आरोप। दादूवाल बोले हमारे जूनियर प्रधान पर हमला किया। झिंडा का पलटवार। जो कुछ हुआ वो उनकी गलती की वजह से हुआ। हरियाणा में धुंध की वजह से दो बड़े हादसे। सोनीपत और पानीपत में कई गाड़ियां आपस में टकराई। घंटों तक जाम में रहा हाईवे। कई लोग हुए घायल। हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। हरियाणा प्राइम की शुरुआत करेंगे दिल्ली से, जहां भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 का आयोजन हुआ और इस समिट में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शामिल हुए। इसके साथ ही केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल भी समिट में पहुंचे हैं। तो दिल्ली में यह समिट हुआ जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे थे, शामिल हुए। भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 का आयोजन किया गया है, क्योंकि जो है इलेक्ट्रिसिटी को लेकर ये समिट है और इस समिट में खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शामिल हुए। वहीं ऊर्जा मंत्री जो है वो भी शामिल हुए, मनोहर लाल, वो भी समिट में पहुंचे थे। तो ये समिट 2026 शुरू हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी समिट, और इसी समिट में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे थे, शामिल हुए। ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल भी उनके साथ शामिल रहे। तो वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पंजाब दौरे पर हैं। लहरागागा में सीएम नायब सिंह सैनी ने जनसभा की और इस दौरान उन्होंने पंजाब सरकार पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंजाब सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पंजाब में लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। किसानों के लिए आप सरकार ने कोई काम नहीं किया। पंजाब दौरे पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी है लहरागागा पहुंचे हैं और यहीं पर इन्होंने जनसभा की और इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी की सरकार जो पंजाब में है उस पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने निशाना साधा और कहा कि जो आम आदमी पार्टी की सरकार है वो पंजाब में लोगों को प्रताड़ित कर रही है। किसानों के लिए आप सरकार ने कोई काम नहीं किया। सीधा इल्जाम मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आप सरकार पर लगाया है। हरियाणा पुलिस ने अभेद ऐप को लॉन्च किया। पंचकुला में डीजीपी अजय सिंघल ने यह ऐप लॉन्च की और इस ऐप के जरिए एक्सटॉर्शन कॉल्स पर लगाम लगेगी, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। ऐप के जरिए संदिग्ध नंबर पहले ही ब्लॉक हो जाएंगे। अभेद ऐप है ये और इस ऐप के जरिए जिस तरह से एक्सटॉर्शन कॉल्स आती हैं उन पर लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है और उम्मीद जताई जा रही है कि इस ऐप से उनमें लगाम लगेगी और जो संदिग्ध नंबर होंगे वो पहले ही इसमें ब्लॉक हो जाएंगे। क्योंकि जिस तरह से बहुत सारी ऐप्स होती हैं वो पहले ही आपको बता देती हैं कि ये कौन से कॉलर की कॉल आ रही है। आपके फ़ोन पर भी कई बार डिस्प्ले में शो होता होगा कि स्पैम कॉल है या बिजनेस कॉल है। अलग तरह की कॉल जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं। उसी तरह जो अभेद ऐप रहेगी ये एक्सटॉर्शन कॉल से जुड़े जितने भी कॉल्स रहते हैं उनको ट्रेस करेगी एक तरह से, और अगर इस तरह की कॉल्स कोई आती है तो उन्हें नंबर पहले ही ब्लॉक कर दिया जाएंगे, उन नंबरों को पहले ही ब्लॉक कर देगी। तो अभेद ऐप ये लॉन्च की है और बड़ा कदम हरियाणा पुलिस की तरफ से ये माना जा रहा है, क्योंकि
बहुत सारे लोगों को एक्सटॉर्शन कॉल आती है, अलग अलग तरीके से आती है। कुछ लोग व्हाट्सएप कॉल के ज़रिए एक्सटॉर्शन मनी मांगते हैं, वहीं कुछ डायरेक्ट कॉल करके जो है एक्सटॉर्शन मांगते हैं। लेकिन अब इस ऐप के ज़रिए अगर आपके कॉल आती है मोबाइल पर, आपके फ़ोन पर किसी भी तरह की कॉल आती है और अगर वो संदिग्ध नंबर होता है, जैसे आपके मोबाइल पे कॉल आती है, कोई स्पैम नंबर होता है, कोई बिजनेस का नंबर होता है, कोई प्रमोशन का नंबर होता है, अलग अलग तरह के नंबर जो हैं आजकल अलग अलग तरह की ऐप जो है मार्केट में अवेलेबल हैं जो इस तरह के आइडेंटिफाई करती है नंबरों को। तो वहीं हरियाणा में धुंध का कहर देखने को मिला। दो बड़े हादसे सामने आए हैं। सोनीपत और पानीपत में कई गाड़ियां आपस में टकरा गई। पानीपत में NH44 पर 24 से ज्यादा गाड़ियां टकराई हैं। विजिबिलिटी कम होने की वजह से यह हादसा हुआ। वहीं सोनीपत में भी कई वाहन आपस में टकराए हैं, जिसके चलते ये हाईवे कई घंटे तक जाम रहे। करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद जाम खोले गए और दोनों हादसों में कई लोगों को गंभीर चोटें भी आए हैं। दो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही हैं, एक पानीपत की तस्वीर है, एक सोनीपत की तस्वीर है, जहां मार्च के महीने में धुंध का कोहराम देखने को मिला, घना कोहरा देखने को मिला, विजिबिलिटी कम हो गई थी और इसी के चलते कई गाड़ियां आपस में टकराती हैं, एक के बाद एक दूसरे से टकराती जाती है, एक चेन बनती है और इस हादसे में कई लोग जख्मी हुए हैं, कई लोग जो हैं घायल हुए हैं, जिनको अस्पताल पहुंचाया गया है। कई घंटे तक ये दोनों हाईवे जो हैं वो जाम रहते हैं। NH44 पानीपत में ये हादसा सामने आया। करीब 3 घंटे के बाद ये हाईवे खोला गया, क्रेन के जरिए एक ट्रक जो है वो पलट गया था सोनीपत में, उसको उठाया गया, जिसके बाद ये जाम खुला है और कई लोगों को गंभीर चोटें इन हादसों में आई हैं। करीब 24 वाहन जो हैं वो पानीपत में टकराए हैं, वहीं कई गाड़ियां सोनीपत में भी एक दूसरे से टकराई है। तो बड़ी खबर है, ये 2 जिलों में हादसे हैं, घंटों का जाम है, कई गाड़ियां आपस में टकराती हैं। अमूमन मार्च के महीने में जो धुंध है, कोहरा है, वो देखने को नहीं मिलता है, लेकिन इस बार जिस तरह से मौसम ने करवट बदली उसके बाद जो है धुंध और कोहरा कई जगहों पर नजर आ रहा है और उसी का परिणाम पानीपत और सोनीपत में ये नजर आया है। विजिबिलिटी कम हो गई। विजिबिलिटी कम होने की वजह से जो गाड़ियां पीछे से आ रही थी, एक ट्रक पलटा हुआ था, एक गाड़ी टकराती है, जिसके बाद विजिबिलिटी कम थी, तो उसके बाद एक करके गाड़ियां एक दूसरे से आपस में टकराती गई। कई गाड़ियां इन हादसों में क्षतिग्रस्त हुई हैं, कई लोगों को चोटें लगी हैं। सोनीपत में तो एक जो कैंटल था वो सड़क पर ही पलट गया है, जिसे बाद में क्रेन की मदद से उठाया गया, सही किया गया, जिसके बाद जाम खुला है और लोगों को जो है जहां पर वो जाना चाहते थे अपने गंतव्य पे, वहां जाने के लिए रास्ता खुला है। हालांकि इस बीच जो है पानीपत में डाइवर्ट किया गया था रास्ता हादसे के चलते, ताकि लोगों को जिनको निकलना है परेशानी ना हो, तो रास्ते को डाइवर्ट भी किया गया था। लेकिन बावजूद इसके कई घंटे लोगों को जाम में फंसा रहना पड़ा और तब जाके जब करीब 3 घंटे के बाद जब ये जाम खुलता है तो वो आगे निकल पाते हैं। पानीपत और सोनीपत 2 जिलों में घंटों का जाम देखने को मिला। 7 बजे हुआ जी। ये आगे गाड़ी लग रही थी डंपर में ये गाड़ी, इसलिए पीछे गाड़ियां रुक गई। ये गाड़ियां फिर आपस में पीछे लगती गई एक दूसरे के, जितनी भी गाड़ियां स्पीड में आ रही थी ये, और इन पे कंट्रोल ही नहीं, सारी गाड़ियां आपस में टकराती रही। कितनी गाड़ियां टकराई? के बाद का है सुबह ज़्यादा धुंध की वजह से जाम लग गया, एक्सीडेंट हुआ है और जो भी इंजर्ड थे हमने हॉस्पिटल में एडमिट करा दी ले जाकर, और अभी 24-25 गाड़ियां लगे, जाम खुलवाने लग रहे हैं। कितने लोग इंजर्ड किसी गाड़ी में 1 था, 2 थे, 3 थे, यानी 24-25 आदमी तकरीबन होंगे, फिर ज़्यादा चोट किसी को नहीं है। सुबह बहुत ज़्यादा कोहरा होने की वजह से मैं सुबह लगभग 5:30 पौने 6 बजे की रोड तक घूमने जाता हूँ और सुबह मैंने देखा कि एक ट्रक के हिट कर गई गाड़ी पीछे से और वहाँ बहुत लंबा जाम लग गया और एक ट्रक के पीछे दूसरा ट्रक, कहीं लगातार एक्सीडेंट, वहाँ ऐसा माहौल बन गया और कहीं किलोमीटर लंबा जाम लग गया। ये तो कई घंटे तक लोग जाम में फंसे रहे हैं। 2 जिलों में ये बड़े हादसे सामने आए हैं, पानीपत सोनीपत, और बड़े हादसे हैं। एक साथ 24 के करीब वाहन आपस में टकराए हैं, एक के बाद एक दूसरे से टकराते गए। विजिबिलिटी जिस तरह से कम हो गई थी, उसके बाद जो चालक हैं, वाहन चालक हैं, उन्हें देखने में दिक्कत आ रही थी और इस तरह से अगर अचानक कुछ आगे रुकावट आती है, जैसे कैंटर जो है वो सोनीपत में पलट गया था, तो इस तरह की कोई अगर रुकावट अचानक से सामने आती है तो उसके बाद जब तक जो चालक है वो ब्रेक लगाता है तब तक
वो वाहन से टकरा गया होता है। वहीं पीछे से आने वाले जो वाहन है, अगर उनकी रफ्तार भी कंट्रोल में नहीं होती है तो वो भी उससे जाके टकराते हैं। सेम ऐसा ही हमें इन दोनों जगहों पर देखने को मिला, पानीपत और सोनीपत में, जहां एक गाड़ी जो है वो हादसे का शिकार होती है, लेकिन उसके बाद लो विजिबिलिटी जो थी, कम विजिबिलिटी जिसकी वजह से दिखाई नहीं दे रहा था, उसके साथ ही आपकी रफ्तार अगर वो कंट्रोल में नहीं होती है तो फिर इस तरह के दर्दनाक हादसे सामने आते हैं, जो पानीपत और सोनीपत में सामने आए। और करीब 24 वाहन पानीपत में सामने आए हैं, वहीं दर्जनों वाहन सोनीपत में एक दूसरे से टकराए हैं। अपने आप में ये बड़ा आंकड़ा है कि एक हादसे में 2, 3, 4 गाड़ियां आपस में टकराती हैं, चपेट में आती हैं, लेकिन 24 वाहन एक जो है चपेट में आते हैं, एक दूसरे के आपस में टकराते हैं और कई लोग इसमें जख्मी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है इलाज के लिए। वहीं कई लोगों को घंटों हाईवे पर इंतजार करना पड़ा, क्योंकि जाम की स्थिति पैदा हो गई। जो लोग पीछे से आ रहे हैं या दूसरी तरफ से आ रहे हैं, अगर निकल रहे हैं, उन्हें भी कई घंटे इंतजार करना पड़ा, क्योंकि जो वाहन है वो सड़क पर टकराए थे, आपस में क्षतिग्रस्त हो गए थे। जब तक वो हटते नहीं हैं तब तक उन्हें उसी जाम में फंसे रहना पड़ा। तो उधर अंबाला में भी भारी धुंध के चलते लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। विजिबिलिटी कम होने की वजह से लोगों को भारी परेशानी हुई। आलम यह रहा कि जो चालक चल रहे थे, वाहन चालक रास्ते पे चल रहे थे, सड़कों पर चल रहे थे, उन्हें अपने वाहनों की हेडलाइट ऑन करके चलना पड़ा, उन्हें गाड़ियों की लाइट ऑन करके चलना पड़ा। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं, आप देख सकते हैं। ये सुबह का वक्त है जब धुंध छाई हुई थी, कोहरा छाया हुआ था और इस दौरान विजिबिलिटी इतनी कम थी कि जो वाहन चालक, चाहे वो 2 पहिया वाहन चालक हो या फिर आप कार पे जा रहे हैं, ऑटो पे जा रहे हैं, सभी जो है लो विजिबिलिटी के चलते अपने वाहनों की लाइटें ऑन करके चल रहे थे, लाइटें जलाकर चल रहे थे। हालांकि जो लोग सुबह सुबह सैर करने निकले थे, उन्होंने इस मौसम का काफ़ी लुत्फ भी उठाया, क्योंकि गर्मी पड़ जाती है। मार्च के महीने में गर्मी का मौसम रहता है, लेकिन जिस तरह से ये करवट बदली गई है और एक बार फिर जो ठंड बढ़ी है, तापमान में गिरावट आई है, उसके बाद जो लोग सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक में निकले थे, सुबह की सैर के लिए निकले थे, उन्होंने ज़रूर इसका फ़ायदा उठाया, लेकिन जो वाहन चालक हैं उनको भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा विजिबिलिटी के चलते, कम विजिबिलिटी के चलते। और अब जिक्र चरखी दादरी का करेंगे, जहां मंडियों को हाईटेक बनाया गया। अब बायोमेट्रिक से ही मंडियों में एंट्री होगी, सीसीटीवी से खरीद प्रक्रिया पर निगरानी रखी जाएगी। इसके साथ ही ऑनलाइन गेट पास होना तो जरूरी कर दिया गया है। 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद भी शुरू हो रही है और इसी के चलते ये फैसला लिया गया है। तो जितनी भी जो चरखी दादरी में मंडियां हैं उनको हाईटेक किया गया है, ताकि किसी तरह की बीच में कमी दिखाई ना दे, किसी तरह से दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, क्योंकि किसान मंडियों में पहुंचेंगे। अभी 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू होगी और इस दौरान बहुत सारे किसान जो हैं मंडियों में आते हैं। ऐसे में गेट पास को लेकर हमने अक्सर देखा है कि विवाद होता है। ऐसे में ऑनलाइन गेट पास होगा तो जो है वो सुविधा रहेगी किसानों के लिए भी। तो अब इस तरह की सुविधा का इंतजाम किया गया है, प्रबंध किया गया है। बायोमेट्रिक से ही मंडियों में एंट्री की जाएगी और सीसीटीवी से खरीद प्रक्रिया पर निगरानी भी रखी जाएगी, ताकि किसी भी तरह की दिक्कत किसानों को जो है उसका सामना ना करना पड़े। अभी खरीद सीजन को लेकर सारी तैयारियां कर ली गई हैं। जो भी हमारी बुनियादी सुविधाएं हैं जो मंडी के अंतर्गत दी जाती हैं, वो हमने पूरी तैयारी कर ली है। और अब की बार रबी खरीद सीजन के अंतर्गत एक नई व्यवस्था को लागू किया गया है, जिसमें जो भी जमींदार मंडी के अंदर अपनी फसल लेकर आएगा, वो गेट के ऊपर तभी उसका गेट पास कटना संभव हो पाएगा जब उसके व्हीकल के ऊपर, वाहन के ऊपर वाहन नंबर अंकित होगा। और उसके साथ साथ एक बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन को भी लागू किया गया है कि जो भी जमींदार मंडी के अंतर्गत आएंगे उनका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा। और इसमें जमींदार के स्वयं के अलावा 3 व्यक्तियों को और भी ऑथोराइज किया गया है कि वो जमींदार उसके अलावा 3 अन्य व्यक्ति नॉमिनेट कर सकता है कि जो मंडी के अंतर्गत बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन को सफल लागू करवाएंगे।
तो वहीं कांग्रेस के राज्यसभा सांसद जो चुने गए हैं करमवीर बोध, उनके साथ हमारे सहयोगी अंकित दुधानी खास बातचीत कर रहे हैं। चलिए आपको वहां लेके चलते हैं। बिल्कुल, हमारे साथ करमवीर बोध मौजूद हैं, राज्यसभा के सदस्य चुने गए हैं कांग्रेस पार्टी से, और उनसे बातचीत करते हैं। करमवीर जी, कैसे देखते हैं कि एक साधारण परिवार के व्यक्ति को और कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया, और टिकट ही नहीं दिया, जीत का परचम भी लहराया? सबसे पहले दुनिया को मार्ग दिखाने वाले तथागत बुद्ध बोधिसत्व बाबा साहब और तमाम जो महापुरुष जो समता, समानता, बंधुता और करुणा में विश्वास रखने वाले उन सभी महापुरुषों को मैं नमन करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। और साथ के साथ हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सोनिया गांधी जी, जन नायक राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, वेणुगोपाल जी, राजेंद्र पाल गौतम जी, आदरणीय जो के राजू जी, डॉक्टर अनिल जैन जी, ये तमाम जो शीर्ष नेतृत्व है उनका भी धन्यवाद करता हूँ। और साथ के साथ मैं प्रदेश के आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, सुरजेवाला जी, बहन शैलजा जी, भाई दीपेंद्र जी, प्रदेश के अध्यक्ष राव नरेंद्र जी, प्रदेश के प्रभारी BK हरि प्रसाद जी और तमाम जो MLA जिन्होंने बड़ी मेहनत और जो है ना इस ऐसी व्यवस्था को तोड़कर जो ना मुझे राज्यसभा का जो ना मेंबर बनाया, उन सभी विधायकगण का भी धन्यवाद करता हूँ। और साथ के साथ जो मेरे प्यारे जो ना जिन लोगों के साथ मैंने संघर्ष किया, मेरे दलित भाइयों ने, पिछड़े भाइयों ने, आदिवासी भाइयों ने, जिनके साथ मुझे प्यार और काफ़ी संख्या में आप भी देख रहे हैं, मैं पूरे भारत के अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के समाज के लोगों के और जो आदमी जो इस प्रकार की विचारधारा विश्वास करते हैं, तमाम देशवासियों को मैं धन्यवाद करता हूँ। करमवीर जी, क्या मानते हैं, कहा जाता था कि राज्यसभा की सीट 100 करोड़ में आती है, 100 करोड़ देने पड़े या वैसे ही मिल गई? ये आप देख सकते हो, ये 100 करोड़ का, अगर मेरे पास 100 करोड़ का ब्योत होता, ये सरकारी मकान है मेरे पास। और ये साथी, मैंने अभी इनके सामने कहा है कि कोई भी साथी ये बता दे कि मैंने जिंदगी में 1 पैसा लिया हो, ये बात मैंने बोली भाई, सरेआम बोली। कभी आपको मेरे पुराने बहुत 30-30 साल पुराने साथी बैठे हैं सारे, कभी मैंने किसी से पैसा लिया नहीं? लिया की बात नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूँ देना पड़ा। आएगा कहाँ से? जब आया ही नहीं तो दिया कहाँ से जाएगा? मेरा 1 रुपया, मेरे केवल 10-12 हज़ार रुपये मेरी मिठाई पर लगे, और वो भी मैंने इलेक्शन से पहले मिठाई बनवाई और वही मिठाई आपको खिलाई और इन साथियों को वही लड्डू खिलाए। और ये जब आते हैं तो इन्हें फोन करते हैं तो मैं कहता हूँ उनको, भाई ना मिठाई लानी और ना गुलदस्ता मेरे पास पड़े, क्यों पैसे खर्च करो? जी, 100 करोड़ रुपए आपने तो नहीं दिए, लेकिन इस चुनाव के अंदर करोड़ों रुपए का जिक्र जरूर हुआ। वो चाहे कहा गया कि विधायक खरीद लिए गए या कुछ आपके ही विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी, तो कहा गया, उन पे आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने अपना जमीर बेच दिया, उन्होंने अपना ईमान बेच दिया। आप कैसे देखते हैं? सर, आप उसी डिपार्टमेंट में रोज मिलते थे, उसी डिपार्टमेंट में मैं था। क्या सरकार के इतने लंबे हाथ होते हैं? और सरकार ने पहले 2 इलेक्शन किया, उसी में भी इसी प्रकार से जो है ना गलत तरीके से वोटों को जो है ना काट कर उनको जिताया। और मेरे मामले में पूरा षड्यंत्र था और पूरी सरकार जो है ना विधानसभा में बैठी थी और वहाँ पर अंदर बैठकर मिस्टर अग्रवाल ने जो काम किया है, जो डेमोक्रेसी की हत्या की है, मैं उसका बखान नहीं कर सकता। उस रात मैंने कम से कम 20 गिलास पानी पिए और मैं अपनी आंखों से देख रहा था वो सारा इस देश का संविधान, इस देश के रूल रेगुलेशन और कई इवन इलेक्शन कमीशन की जो पावरें, जो इंस्ट्रक्शन आदेश हैं, सबको दरकिनार करके जो है अपनी मन मर्जी कर रहा था। वो देश के लिए खतरनाक है और मैं ये कह सकता हूँ वो ब्यूरोक्रेसी के लायक नहीं है। ब्यूरोक्रेसी के ऊपर एक बहुत बड़ा धब्बा है और ब्यूरोक्रेसी को बहुत बड़ा बदनाम किया है। करमवीर जी, क्या मानते हैं कि आप इलेक्शन जीत गए, आप तो राज्यसभा MP बन गए, लेकिन कांग्रेस पार्टी क्या लगता है कि जीत कर भी हार गई? क्योंकि अब जिस तरह से कांग्रेस के अंदर एक तूफान सा आया हुआ है, कोई MLA धरना दे रहा है, कोई प्रेस वार्ता कर रहा है, किसी के ऊपर आरोप लग रहे हैं, किसी को नोटिस जारी हो रहे हैं। नहीं, कांग्रेस से एक साथ है। जैसा कि मैं सभी लोगों के पास गया, जो सीनियर लोग हैं, मुझे बहुत प्यार मिला और बार MLA हमारे बीच में थे। मुझे लगता है कि वहाँ कहीं ना कहीं बीजेपी षड्यंत्र रच रही है और बीजेपी इस प्रकार की बातें करके लोगों को बरगला रही है और बीजेपी ने मैं जो ना इस प्रकार का धन बल से जो ना हमारे MLAs को जो ना उनको बरगलाया, उनको जो ना लालच दिया गया और उनको इनके साथ काम किया गया। एक बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, इस देश की CID, IB, इंटेलिजेंस ब्यूरो, कहाँ चली गई? इतना पैसे का आदान प्रदान हुआ, क्यों नहीं पकड़े गए?
अगर और कोई आदमी तो पकड़ ले और बीजेपी खुद इस प्रकार के काम कारनामे करे, जैसा आप करो चर्चा चल रही है, ये बिल्कुल चर्चा धुआं जब ही होता है जहाँ कहीं आग होती है, तो उन लोगों की ड्यूटी नहीं बनती। तो क्या आपको लगता है कि पार्टी ने जिन 5 विधायकों को शोकॉज नोटिस जारी किया है कि वही इन्वॉल्व थे, उन्हीं की क्रॉस वोटिंग हुई है? देखिए, मैं अंदर बैठा था और उसमें हमारे जो एजेंट थे माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा और बीके हरिप्रसाद जी थे। वो जो वोट है वो दिखाई जाती है, वोट उन्होंने देखी है और वो जो है बड़ा काम पार्टी का उन लोगों का है, हमारे स्टेट के सीनियर नेताओं का है और जो सेंटर के लोग हैं उन पर कार्रवाई करने का मामला उन्हीं का है। मेरा मामला, मेरे से कुछ पूछा जाएगा कि मौके पे क्या हुआ, वो मैं बता सकता हूँ। एक शैली चौधरी कह रही हैं कि मेरे वोट को लेकर के तो बीजेपी ने भी ऐतराज जताया था कि उनको वोट नहीं डालने देंगे, वहीं कांग्रेस पार्टी मेरे ऊपर ही आरोप लगा रही है कि मैंने क्रॉस वोटिंग की है। आप भी अंदर थे, आपने देखा होगा। नहीं, मैंने देखा, वो बात जरूर आई थी, लेकिन मुझे लगता है वो खानापूर्ति कर दी, बीच में पूरी खानापूर्ति कर दी। और बीजेपी को, क्योंकि अंदर जो लोग पता था किन किन लोगों के साथ बातचीत चल रही है, किन लोगों को जो है इस तरह से भड़काया गया है, शायद जो अंदर लोग बैठे थे उनको नहीं पता था, लेकिन बार बार उनका एजेंट जो था 10 मिनट में उठ रहा था, दूसरा आ रहा था, तीसरा आ रहा था। कृष्ण बेदी ऐसे लग रहा था कि वहाँ ऐसा लग रहा था कि ये इलेक्शन ही नहीं है, यहाँ एक तानाशाही सिस्टम चल रहा है, पूरा दहशत का माहौल था, अंदर पूरा कब्जा किया हुआ था बीजेपी ने। जो 4 वोट कैंसिल हुए वो क्या कारण मानते हैं आप कि जानबूझ के कैंसिल किए गए, या जिस तरह से आपकी पार्टी के नेता आरोप लगा रहे हैं और आप भी कह रहे हैं कि जो आरओ थे उनकी गलती से हुए? ये टोटली आरओ की गलती से हुए हैं, वो वोट बिल्कुल वैलिड है, जानबूझ के किए, उसमें कोई बहुत बड़ी गलती नहीं है, ये बीजेपी का षड्यंत्र है। मैं तो एक आपके टीवी, नेशनल टीवी चैनल है, उसका भी धन्यवाद भी करता हूँ और अपील करता हूँ कि जो अंदर जो लाइव रिकॉर्ड था उसको जनता के सामने दिखाएं और जनता के सामने पता लग जाएगा, दूध और दूध का पानी हो जाएगा, कौन गलती पर है। अगर ये इतने साफ सुथरे हैं, जो अंदर वीडियो चली, जो रिकॉर्डिंग है, उसको आप जनता के सामने लगा दें। वो तमाम जो चंडीगढ़ के अंदर मेयर के इलेक्शन में हुआ था, मशीन है जो इस प्रकार से जो है ना हत्या की थी लोकतंत्र की, वही हत्या जो है ना वह अंदर हुई है। आप क्या मानते हैं कि अब जिस तरह से सतीश नांदल कह रहे हैं कि वो लोग जो हाईकोर्ट का रुख करेंगे, जो भरत बेनीवाल का वोट था वो इनवैलिड था और कांग्रेस ने दबाव डाला, इस वजह से चुनाव आयोग ने वैलिड कर दिया? आप ये देखें, उन्होंने पहले कंप्लेंट की, वोट डाल दी थी, मत पेटी में डल चुकी थी, उसके बाद एक एप्लीकेशन आती है कि उन्होंने जो है सिक्रेसी भंग की। तो मैं उसने अनिल विज ने तो बहुत ज़्यादा करी, वहाँ तो पूरा भाषणबाजी हुआ है। और 2 वोटों के लिए, एक वोट उन्होंने जो परमवीर के जी का था, जो आरओ ने अपने लेवल पर कैंसिल कर दिया, अनिल विज का जो है उसको अपने आप पर लेवल कर दिया। एक के लिए मामला सेंट्रल गवर्नमेंट भेजा, तीनों क्यों नहीं भेजे, तीनों मामले क्यों नहीं भेजे, अपने लेवल पर कैसे डिसीजन ले लिया और बगैर बताए कर दिया। तो ये मामला भी बड़ा खतरनाक है, क्योंकि आरओ ने अपनी जो पावर किसी सूरत में नहीं थी, उस पावर को यूज करके और जो है ना हमारे वोटों को कैंसिल किया। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस के अंदर इतनी गुटबाजी है और अब आप राज्यसभा एमपी बन गए हैं, कोई एकजुटता ला पाएंगे? आपकी भी कोशिश रहेगी कोई इस तरह की? क्योंकि कांग्रेस में जिस तरह से आपने भी देख लिया कि 5 वोट कहीं ना कहीं क्रॉस हो गई, 4 इनवैलिड हो गई, तो अब कोई ना कोई और एक दूसरे पर आरोप भी लगाए जा रहे हैं। आप ये सरकार के बहुत लंबे हाथ होते हैं, उन एमएलए को डराया गया है और उन जब जो है ना दो सीटें थी, एक के पास 48 थे, एक के पास 37 थे, 2 ही आने चाहिए थे, तीसरा आदमी लाने का क्या तरीका था, धन बल से क्या करना चाह रहे थे। आज देश के अंदर मैं इस तरह का अगर दबाव डरा कर कौन नहीं डर सकता, और कौन जो है इस तरह के लालच में देकर जो उन लोगों को मरगलाया, मैं इस बात में बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। हमारी पार्टी एकजुट है और आने वाले समय में हमारी पार्टी बिल्कुल एकजुट होगी। इस देश में मेरे आने के बाद ये सारे साथी पूछ सकते हैं अलग कितना जोश है गांवों में, कितना जोश है, मैं बता दो भाई। तो पूरा जोश है और पूरे देश से मुझे मैसेज आ रहे हैं। मैं अपना सामाजिक काम करूंगा और सामाजिक करके इस समाज को जोड़ूंगा। राहुल गांधी जी के हाथ मजबूत करेंगे। जो समता, समानता और बंधुता और हिस्सेदारी की बात जो जब से राहुल गांधी जी ने की है, एक नई क्रांति हमारे समाज में आ रही है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कुलदीप, करमवीर बोध यही कह रहे हैं कि जो गड़बड़ी की है वो आरओ ने की थी। वहां पंकज अग्रवाल जो आरओ के तौर पर बैठे थे, उनकी गड़बड़ी हुई है। 4 वोट जो कैंसिल किए गए थे वो उन्होंने किए थे, ये आरोप लगा रहे हैं। वहीं 5 जो वोट जो दूसरे को दी गई, बीजेपी पार्टी को दी गई, क्रॉस वोटिंग जो हुई, उसमें कह रहे हैं कि सरकार का बहुत बड़ा हाथ है और सरकार के दबाव के कारण ही ऐसा हो पाया है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं गुरुग्राम का जिक्र करेंगे, जहां पति ने पत्नी को जहर का इंजेक्शन लगाया। जहर का इंजेक्शन लगाकर पत्नी की हत्या कर दी गई। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। नर्सिंग होम में आरोपी
पति जो है वो काम करता था और इसी के चलते उसे जानकारी थी किस तरह से इंजेक्शन लगाया जाता है और पति ने जहर का इंजेक्शन लगा के पत्नी की हत्या कर दी। इंजेक्शन लगाने की बात भी आरोपी पति ने कबूल कर ली है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं गुरुग्राम की, जहां एक पति अपनी पत्नी की हत्या करने के लिए इंजेक्शन लगाता है जहर का इंजेक्शन लगाकर पत्नी को मौत के घाट उतार देता है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक जो पति था वो नर्सिंग होम में काम करता था और जानकारी थी उसे कि किस तरह से इंजेक्शन लगाया जाता है और इसी के चलते उसने जो है जहर का इंजेक्शन अपनी पत्नी को लगाया। और अब जब उसे गिरफ्तार कर लिया गया है तो आरोपी पति ने बात जो है वो गुनाह जो है अपना कबूल लिया है और उसने बात कबूली है कि उसने जहर का इंजेक्शन अपनी पत्नी को लगाया है। बड़ी खबर गुरुग्राम से सामने आ रही है। एक पति ने अपनी पत्नी का कत्ल किया और इस बार तरीका अलग था। जहर का इंजेक्शन लगाया जाता है और जहर का इंजेक्शन लगाकर मौत के घाट पत्नी को उतारा गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। हरियाणा प्राइम में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा।